मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ें। वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। वो हॉस्टल के कमरे में बेड कराउन से टेक लगाए किताब लेकर नीम दराज सा था। पिछले 1 साल से यही कैफियत थी। जब कभी वक्त मिलता जर्श बलोच से वीडियो कॉल पे बात कर लेता, मगर उसे एक बार भी कॉल नहीं की। इसी के बारे में सोचते हुए उसने खुली हुई किताब पलटकर बस्तर पे रख दी और पास पड़ा मोबाइल उठाया। तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरा जिक्र हमेशा तेरी बात मुसलसल। मैं मोहब्बत में उस मकाम पे हूँ जहाँ मेरी ज़ात में रहती है तेरी ज़ात मुसलसल। उसने मैसेज पे टाइप किया, फिर हादिया के नंबर पे सेंड करने लगा था कि अपने लिखे गए अल्फाज को रीमूव कर दिया। मोबाइल बस्तर पे रखते ही अपने बालों को दोनों हाथों से जकड़ लिया। दिमाग फटा जा रहा था। फिर उसने कुछ सोचकर वापस मोबाइल उठाया। उसमें दूसरी सिम एक्टिव की जो उसके पास एक्स्ट्रा थी, वो कभी कभार उसे इस्तेमाल करता था। ये नंबर उसका ज़्यादा लोगों के पास नहीं था। हादिया के नंबर पे सिर्फ सवालिया निशान बनाकर व्हाट्सएप कर दिए और उसके रिएक्शन का इंतज़ार करने लगा। बेआस खिड़कियां हैं, सतारे उदास हैं, आंखों में आज नींद का कोसों पता नहीं। वो तन्हा कमरे की खिड़की में खड़ी तारों भरे आसमान को ताक रही थी, अपने हाथ बलूच की पुरानी खुशगवार यादों में खोई हुई थी। तभी मोबाइल पे मैसेज नोटिफिकेशन मौसूल हुआ तो वो चौंक कर मड़ी और छोटे छोटे कदम उठाते हुए बेदिली से बेड पे आकर बैठी और मोबाइल उठाकर देखा। कोई अनजान नंबर से मैसेज आया था। कोई डीपी भी नहीं लगी थी जिससे वो कुछ अंदाज़ा लगा पाती। उसने ओपन किया तो वहाँ सवालिया निशान के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था। उसने नखवत से सर झटक कर मोबाइल पटक दिया। अचानक उसके जहन में एक ख्याल बजली की तरह कौंधा। मेरे प्यार से इनकारी तो नहीं था। वो कभी जिस तरह मुझे उसकी याद आती है वो भी मुझे याद तो करता होगा। कहीं ये हाथ। उसने वापस मोबाइल उठाया और मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। हाथ बलूच, जो मोबाइल हाथ में लिए इसी के रिप्लाई के इंतज़ार में था। हाथ बलूच के अलावा किसी में इतनी जुरात नहीं कि उसकी बलूचन साएं को मैसेज करे। नीचे हंसी वाले रिएक्ट थे। पहले अल्फाज पढ़कर तो वो चौंका, फिर रिएक्ट्स देखकर उसकी पेशानी पे बल पड़े। उसने मोबाइल ऑफ किए, बस्तर पे अछाला और मुंह पे तकिया रखकर आंखें मींच लें। दूसरी तरफ हादिया ने देखा। उसका मैसेज सीन हो चुका था, मगर मैसेज देखकर वो ऑफलाइन हो गया। जितना मर्जी मुझसे बेखबरी और बेयातनाई का मजाहरा कर लो, मुझे पता है मेरे बगैर तुम भी खुश नहीं। उसने जख्मी हंसी हंसते हुए हाथ का तकिया उठाकर सीने से लगाया और उसे जोर से खुद में भींच लिया। आज भी उसके तकिए में से उसकी महक आती थी। क्या हुआ बासत? हाथ ने अपने रूममेट को उदास देखकर पूछा। कुछ नहीं यार, ज़ौया अपने घर गई थी। अभी तक हॉस्टल वापस नहीं आई और न ही काल उटींड कर रही है। वहाँ सब खैरियत ही हो। उसने तफक्कुर भरे अंदाज में कहा। फिक्र ना कर यार, सब ठीक ही होगा। हाथ ने उसे तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। ससी 8 बज गए और कितनी देर लगेगी? आतिश बलोच बलियो जीन्स पे चॉकलेट ब्राउन शर्ट पे ब्लेजर पहने बहुत हिंडसम दिखाई दे रहा था। ससी जो हिजाब सेट करने में आधी हुई जा रही थी, उसकी आवाज़ पे चौंक कर उसे देखा तो देखती रह गई। सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पे ताज़ा शिव की नीलाहटें नुमायां थीं। वजीहा चेहरे पे हमेशा की तरह नरमी भरे तासरात। वो ससी को अपनी तरफ एकटक देखते हुए दिल खोलकर मुस्कुराया, जिससे उसके डंपल नुमायां हुए। आहम आहम उसने गला खंगार कर उसे होश दिलाया। सिसी हड़बड़ाकर नज़रों का जाविया बदल गई। घर वापस आएंगे ना तो पूरी रात होगी। आपके पास आराम से अपने शौहर के नज़ारे कीजिएगा। अभी चलें, वो शरारत से बोला। ऐसी बात नहीं, गलती आपकी ही है। आप हर बार पहले से भी ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। और प्लीज़ इसे पहना देना, मुझसे ये लिया नहीं जा रहा। उसने हिजाब की तरफ इशारा किए कहा तो आतिश बलूच ने आगे बढ़कर स्कार्फ उसके सर पर रखकर गोल घुमाते हुए अच्छे से सेट करके पन अप कर दिया। उसने एक तफसीली निगाह सुसी की तैयारी पे डाली। डार्क बलियो कलर की लांग फिराक और चौड़ीदार पाजामा पहने पाँव में खुसा। शानों पे हम रंग दुपट्टा फैलाए बालों और गर्दन को अच्छे से स्कार्फ में कूर किए। लाइट पनक लिपस्टिक और मिस्कारे में वो बिल्कुल नाजुक सी खुली हुई कली की मानंद लगी। कैसी लग रही हूँ? उसने आतिश को अपना जायज़ा लेते देखा तो पूछे बना रह ना सकी। तभी आतिश बलूच उसके करीब आया तो सिसी ने नासमझी से उसकी तरफ देखा, फिर थोड़ा सा झुककर उसके गुलाबी रखसार पे नरमी से अपने लब रख दिए। ऐसी सिसी तो शर्म से पानी पानी हो गई। उसने सटपटा कर नज़रों का जाविया बदल दिया। लेट्स गो यार, इट इज़ टू मच लेट।
वो उसे मज़ीद शर्माने का मौका दिए बगैर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए यूनिवर्सिटी की रीयूनियन फंक्शन में गया। वो हवेली की सीढ़ियाँ उतर रहा था कि अचानक हादिया सामने आ गई। हर पल दिल को तुम्हारी कमी सताती है, कई रातों से सो नहीं पाई। देखो तुम्हारे बना क्या से क्या हो गई हूँ। हाद ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो आंखों के गर्द सियाह हल्के थे, चेहरा भी कमलाया हुआ था, मगर वो नज़र अंदाज किए जाने के लिए मुड़ा। तभी हादिया ने उसका बाजू पकड़कर उसे जाने से रोक दिया। तुम्हारे फिराक में इतने तारे गने हैं, अब तो तारे गनते गनते मेरे हाथों की अंगलियां भी जलने लगी हैं। मैं तुम्हारे आसरे पे हूँ हाद बलूच, मुझे फासलों की मार मत मारो, मर जाऊंगी मैं। हादिया उसके बियर्ड ज़दा गाल को अपनी पूरों से छूकर उसकी आंखों में आंखें गाड़े धीमे से बोली, मुझे जाने दो। हाद ने उसका हाथ अपने बाजू से पीछे झटक दिया। दिल तो तुम छीन ही चुके हो, एक जान रह गई है वो भी लेना चाहते हो। एक बार कहकर देखो, हंसते हंसते जान भी वार दूंगी तुम पे। मगर हाद बलूच संगदल बना बेतासर खड़ा रहा। हादिया उसके सपाट अंदाज देखकर गमजदा हुई। तुम क्या चाहते हो मैं चली जाऊं यहाँ से? कहो कहो, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है मेरे होने या ना होने से? मैं हंसूं या रोऊं? तुम तो मुझे अकेला छोड़ गए हो, तो क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है मेरे पास ना होने से? जैसे मेरा ज़ब्त टूट रहा है तुम्हारा इंतज़ार करते करते, क्या तुम्हारा ज़ब्त सलामत है? वो उसकी शर्ट का कालर दबूच कर गराई। जिस तरह तुम्हारी यादें दिन रात मेरे दिल व दिमाग में भूंचाल मचाए रखती हैं, क्या मेरी यादें भी तुम्हारे दिल में मचलती हैं? तुम्हारी जदाई और यादों में जब मैं रोती हूँ तो क्या मेरे इश्क तुम्हारे दिल पे गिरते हैं? तुम्हारा अक्स, तुम्हारा तसव्वर हम वक्त मेरे साथ साथ रहता है, क्या तुम्हारे तसव्वर के पर्दों पे मेरा अक्स भी उभरता है? तुम्हारे सिंह बीते पल जब याद आते हैं तो उनसे निकलना मेरे लिए अजाब बन जाता है। क्या तुम्हारी नज़र कभी मेरी याद पे ठहरती है? जिस तरह मुझे तुम्हारे कपड़ों में से तुम्हारे तकिए, तुम्हारी हर शय से तुम्हारी महक आती है, क्या मेरी खुशबू भी तुम तक पहुंचती है? मेरे ख्वाबों को पलकों में टूटने से पहले लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। उसकी आवाज़ हथौड़े के मानंद उसके दिल व दिमाग पर कारी वार कर रही थी। हाथ बलूच झटके से उठ बैठा और इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाएं। वो हॉस्टल के रूम में था। वो शायद उसके बारे में सोचते सोचते सो चुका था, तभी वो ख्वाब में आकर उसे झंझोड़ गई थी। हाथ ने पेशानी पर हाथ लगाया जो पसीने से तर थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने तुमसे दूरी बनाकर खुद को सज़ा देने की कोशिश की थी। खुद को सज़ा देने के चक्करों में तुम्हें ही सज़ा दे बैठा। उसने गहरी सांस ली और ख़ुद को नॉर्मल करते हुए एक फ़ैसला लिया और उस पे अमल दरामद करने के लिए बस्तर से उठ गया। आतिश बलूच और सिसी दोनों फंक्शन में पहुंच चुके थे। हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था। सब लड़के और लड़कियां जदीद तरस के कपड़ों में मलबूस चहक रहे थे। सिसी ने इस नए माहौल से डरते हुए आतिश बलूच को देखा तो उसने सिसी की घबराहट को समझते हुए उसके नाजुक से हाथ को अपने मजबूत हाथ में लिए रश को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने कुदरे पुरस्कून जगह पे लाकर उसका हाथ छोड़ा। वहाँ चेयर्स और गोल मेज़ लगे थे। आतिश ने उसे इनमें से एक पे बैठा दिया। दूर से उसके कुछ दोस्तों ने उसे वहाँ देखा तो हाथ हिलाकर उसकी तरफ आने लगे। तुम यहीं बैठो और परेशान नहीं होना, मैं यहीं हूँ, अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। उसने थोड़ा सा झुककर सिसी को कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। हाउ आर यू बड्डी? एक दोस्त ने उसके शाने पे हाथ रखकर पूछा। फ़ाइन यार, उसने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे साथ कौन है? फारिया और सारा ने आतिश को एक लड़की से बात करते देखा था, मगर उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाई थीं क्योंकि सिसी की पुष्ट थी उनकी तरफ। माई वाइफ वाट? सारा हैरत ज़दा आवाज़ में बोली। वो तो शागड़ हो गई थी इस खबर से। तभी कुछ लम्हों में खुद को संभाल गई। मिलवाओ मुझे इससे, ज़रा मैं भी तो देखूं तुम्हारी चवाइस। मुझे और सारी योनी की लड़कियों का दिल तोड़कर तुमने किसे चुना है? वो हकारत ज़दा आवाज़ में बोली। डोंट आतिश, ये चड़ेल नज़र लगाएगी तुम्हारे कपल को। फारिया ने सारा की तरफ घूर कर देखते तीखे लहजे में कहा। इन्हें छोड़ो आतिश, मुझे तो मिलवाओ भाभी से। साइम और वाहिद उसकी तरफ देखकर बोले। वो इस बात में सर हिलाकर उनके साथ सिसी के पास आया। मीट माई वाइफ सिसी। सिसी ने सबको अपने पास खड़े देखा तो उठकर खड़ी हो गई। आच ने फ़ौरन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर नरमी से दबाकर उसे अपने साथ का एहसास दिलाया। तभी घबराई हुई सिसी के फूले हुए सांस बेहाल हुए। हेलो भाभी, अहद ने खुश दिल्ली से हाथ आगे किया।
हाउ ओल्ड फेशन्ड, नाम से ही गांव की लग रही है। आतिश तुम निकले ना आखिर। वो दकियानूसी सोच के बलूच, पढ़ना शहर में है मगर शादी अपने गांव की गोरी से। सारा इस्तेज़ाइया अंदाज से हंसी। हेलो, सिसी ने बना हाथ बढ़ाए उसका जवाब दिया तो सारा ने कहका लगाया अहद का सिसी के आगे बढ़ाया हुआ हाथ देखकर। अहद ने खजालत से सिर खजाते हुए हाथ पीछे कर लिया। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं दकियानूसी हूँ। मुझे पसंद नहीं कि मेरी मुहर्रम पे कोई नामहर्रम हाथ लगाए, यहाँ तक कि देखे भी। मैं इसका मुहाफिज हूँ, आखिरत में मैं जवाबदा हूँगा। उस खुदा को हाजिर नाजिर जानकर निकाह करके इसे अपनी इज्जत बनाया है। इसकी इज्जत करना और करवाना दोनों अच्छे से आता है मुझे। जिसको मेरी बीवी से उसके गांव से होने से मसला है, मेरी तरफ से उसे एक मशूरा है। दोबारा मेरे सामने आने की उसे कोई ज़रूरत नहीं। अब की बार उसने करख्त आवाज़ में कहा तो सारा के तो सर पे लगी तलों पे बजी। वो उसे तीखे चतूनों से घूरते हुए तन फन करती दूसरी तरफ चली गई। ससी तो हैरत का मुजस्मा बनी इन सब के दरमियान में खड़ी थी। इसने मेरी खातिर अपने दोस्तों को नाराज़ कर दिया। यू आर ग्रेट आतिश, मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसा इंसान मेरा दोस्त है। अहद ने उसके शाने पे हाथ रख कर हल्के फल्के अंदाज में कहा तो आतिश हल्का सा मुस्कुराया। सब एक ही टेबल पे बैठ गए और यूनिवर्सिटी के यादगार किस्से दोहराने लगे। सिसी खामोशी से इन सब की बातें सुन रही थी। फंक्शन अपने अरूज पे था। आज हमारे इस रीयूनियन फंक्शन में हमारे पास हैं हमारी यूनी के पिछले साल के सिंगिंग कंपटीशन के विनर आतिश बलूच, तो क्यों ना आज एक बार फिर से उनकी आवाज़ का जादू जगाया जाए। स्टेज पे मौजूद आतिश के एक क्लास फेलो ने माइक पे अनाउंस किया तो आतिश ने मुस्कुराकर सर नफ़ी में हिलाया। उसकी शरारत पे, जाओ आतिश, आज का सॉन्ग भाभी को सोचकर गाना। आखिर हम भी तो देखें हमारी क्यूट सी भाभी के लिए तुम्हारे दिल में क्या फीलिंग्स हैं। फारिया ने मुस्कुराते हुए आतिश बलूच से कहा तो वो सुसी के शाने पे हाथ रखकर आंखों के इशारे से पुरस्कून रहने का कहते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गया। सबकी नज़रें स्टेज पर मौजूद हिंडसम आतिश बलूच पे जमे थीं। उसने हीड माइक उठाए कान से लगाया और होंठों के पास सीट किया। सुसी की तरफ देखा जो महवियत से इसी की जानब देख रही थी। तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह हैं, मेरी चाहत इसकी गवाह है। मेरी दुनिया तेरी पनाह है, ये इश्क ने मुझसे कहा है। कुछ मुझ में तो ऐसे बसा है, मुझ में ना मेरी जगह है। कुछ देखूं तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है। तुझसे बछड़कर बाखदा मैं यहाँ जी ना सकूँगा। एक लम्हा आराम आता है, दीदार से तेरे मिट जाते हैं सारे गम। है ये दुआ कि तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। शकराना चाहे मैं जितना भी कर लूँ फिर भी रहेगा वो कम। तेरा तसव्वुर मुझे दे के मौला मुझ पे क्या है करम। उसने अपनी फसूं खीज आवाज़ में सारे माहौल को तलसम ज़दा बना डाला। दिल सनूरता है तेरे ख्यालों से, जगमगाता है तेरे उजालों से। रक़स करता है दिल तुझ पे मरता हुआ, पागलों सा तेरा जिक्र करता है। मेरे चीन और सुकून तेरी राह है, तू रूह की ख्वाब गाह है। आराम आता है दीदार से तेरे मिट जाते हैं सारे गम। उसने सर तिरछा किए सिसी को अपने पास आने का इशारा किया। वो किसी ट्रांस की कैफियत में मुब्तला सहर ज़दा सी उसके एक इशारे पे उठकर उसकी ओर खुंची चली गई। है दुआ कि तुझे देखते देखते निकल जाए दम। आखिरी अल्फाज उसने सिसी की आंखों में देखते हुए अदा किए। दोनों की आंखें मिलें। वो दुनिया जहाँ से बेगाना एक दूसरे में मुदगम हो चुके थे। तभी तालियों की गूंज ने इस फसूं खेज मंजर में खलल डाला और वो चौंक कर होश में आए। आतिश बलूच ने माइक पे सिसी का तारुफ अपनी बीवी की हैसियत से करवाया तो सभी इन्हें विशेस देने के लिए आ रहे थे। सिसी की आंखें भीगने लगीं। एक ऐसा वक्त था जब वो सहरा की धूल में बेआसरा बेआबरो बेलिबास पड़ी थी। आज इस शहजादे ने उसे दुनिया के सामने अपने नाम से मुतारफ़ करवा कर, उसे इज़्ज़त भरा मकाम दिलवाकर उसकी ज़ात को सरखरो कर दिया था। आज किसी की निगाहों में उसके लिए हकारत या नफ़रत का जज्बा नहीं था। सब उसे रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे। वो अपने खुदा का जितना भी शक्र अदा करती कम था। शहजादे के लिए उसके दिल में प्यार तो पहले से ही था, लेकिन आज उसकी इज़्ज़त और कदर व मंजिलत में भी मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। कैसे आपने सहरा की धूल को उठाकर माथे की ज़ैनत बना लिया। वो दिल में इस फरिश्ता सिफत इंसान के बारे में सोच कर रह गई। वो जब हवेली में पहुंचा तो देखा सामने कोई भी नहीं था। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा। तकरीबन सब कमरों की लाइट्स ऑफ हो चुकी थीं। हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला तो देखा हादिया उसके तकिए को अपने सीने से लगाए मीठी नींद के मज़े ले रही थी।
चेहरे पे आज कितने अरसे बाद मुस्कुराहट ने अहाता किया। वो कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक किया। नाइट बल्ब में अपने बीड पर मज़े से सोई हादिया को देखकर उसके चेहरे पे शरारती तासरात नुमायां हुए। वो धीरे धीरे बेआवाज़ कदम उठाते हुए अपनी मखसूस चाल चलता। वो ऐन उसके सामने आ रखा और सीने पे हाथ बांधे उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिया। बलोचन साएं, आपकी नींदें उड़ाने का वक्त हुआ चाहता है। आज आपके होश उड़ाने का मज़ा आएगा। इसका रिएक्शन सोचकर बेअख्तियार हाथ बलोच के चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आई थी। मध्यम रोशनी में वो उसके हुसीन सरापे से नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। वो आज अनजाने में ढीला सा उसका पसंदीदा स्याह रंग का लिबास जेबतन किए हुए थी। दोपटा एक तरफ पड़ा था, वजूद कंफर्टर से बेनयाज था। वो उसके मरमरे वजूद को अपनी नज़रों के हिसार में रखे हुए सोच रहा था कि कभी उसने हादिया को इतने गौर से या बगैर दुपट्टे के नहीं देखा था। वो थोड़ा सा झुका और उसके वजूद से उठती संदली महक को अपनी सांसों में उतारने लगा। फिर हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को नरमी से कान के पीछे किया। अब वो बगैर उसके चांद से रोशन चेहरे का जायज़ा लेने लगा। फिर झुककर उसके मखमले गाल को अपनी अंगलियों की पूरों से सहलाने लगा। तभी उसकी नज़र हादिया की शह रग पे बने तल पे गई। हाथ बलूच के दिल ने एक बेट मिस की। वो इस पे अख्तियार रखता है, दिल ने आवाज़ लगाई। वो दिल की आवाज़ पे लबेक कहता हुआ मज़ीद झुका और अपने लब उसकी शह रग पे रख दिए। चंद लम्हे वो इसी सहर अंगेज़ लम्हों की क़ैद में रहा और फिर होश आने पर लब हटा लिए, मगर उसे हैरत हुई कि वो ज़रा सा भी नहीं कसमसाई। ये बात कुछ हज़म नहीं हुई बलूचन साएं। आपका बलोच इतनी दूर से आपको चौंकाने आया है और आप हैं कि ना हलकर उसे ही चौंकाए दे रही हैं। वो उसके याकूती लबों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए जज्बात से चौर बहके बहके अंदाज में उसके कान के करीब चेहरा किए बोला, मगर उसने फिर भी हरकत नहीं की। वो बहुत गहरी नींद में सूती थी, तभी उसे इस कार्रवाई का इल्म नहीं हो रहा था। वो उस पर अपना तसल्लुत कायम किए उसके गुलाब होंठों को कैद कर गया। शद्दत इस कदर थी कि बेखबर सोई हुई हादिया पहले तो नींद में कसमसाई, फिर सांस रुकने पर हड़बड़ा कर बीदार हुई और दोनों हाथों से जोर लगाकर उसके सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर किया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। सांसें हमवार करती वो फट्टी फट्टी आंखों से अपने सामने हाथ बलूच को देखने लगी। वो उसे इस तरह बेवक्त सामने देखकर एक ख्वाब ही समझती, मगर जो कार्रवाई उसने अभी की थी वो उसे हकीकत से रोशनास करा गई कि वो वाकई वापस आ चुका था। वो जो हाथ बलूच को मैसेज करके उसके जवाब का इंतज़ार करते करते वैसे ही नाइट बल्ब ऑन करके सो गई, मगर अभी उसे बेमुश्किल 2-3 घंटे भी न गुजरे थे कि अचानक उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। जब बेदार हुई तो बेअख्तियार अपने पर झुके हुए हाथ बलूच के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे दूर किया और अब वो बैठी गहरे गहरे सांस लेने के साथ खानस भी रही थी। आंखों में पानी भर गया था। क्या बदतमीज़ी है ये? उसके हलक से घट्टी घट्टी आवाज़ निकली थी। नींद से बोझल आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थीं। अब हाथ बलूच बेड पर उसके करीब बैठ चुका था। बलोचन साएं, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मानी खीजी से कहता वो उसके होश उड़ा चुका था। अब मुकम्मल नींद उतर चुकी थी। हादिया की और हवास बीदार हो चुके थे। वो उसके बदले तीवर देखकर अंदर ही अंदर बल खाकर रह गई, मगर कुछ देर पहले की गई जसारत पे उसका रंग अनारी हुआ। हाथ बलूच उसका उड़ा रंग देखकर खासा महजूज हुआ और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़कर उसे वापस तकिए से लगाते उस पे झुका, ता तुम दूर रहो मुझसे। वे उसकी आंखों में जज्बात का ठाठे मारता हुआ समंदर आबाद देखकर उसकी गिरफ्त में मचलती बोली थी, बहुत हो चुका दूर दूर रहने का खील, अब तो मिलन की घड़ियां हैं मोहतरमा। त तुम समझते क्या हो खुद को? जब जी चाहा छोड़कर चले गए, पलट कर खबर नहीं ली। अब अपना दिल किया तो आगे मुना उठाकर और अपने ये दांत अंदर रखो वरना तोड़ दूंगी। सख्त जहर लग रहे हो। इस वक्त तुम मुझे यूं ही हंसते हुए। उसकी सुर्ख आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े वो गुस्से से बोली थी, जबकि अब हाथ ने उसे बेड पर लटाया और उसके दोनों बाजू ऊपर करके मजीद झुककर उसकी राह फरार के रास्ते बंद कर चुका था। हादिया बुरी तरह उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाती बेहाल हो रही थी। झूठ बोलती हो मैं जानता हूँ, हर हाल में तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ।
चाहे दानत तोड़ो या सब कुछ तोड़ दो, आज तो मैं अपना पेंडिंग काम पूरा करके ही रहूँगा। वो जिस पख्ता और ज़ुमानी अंदाज में बोल रहा था, हादिया की जान हुआ होने लगी। मज़ीद उसकी करबत उसे बेहाल कर रही थी। हाँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अगर ऐसा वैसा कुछ किया ना तो क्या बलूचन आएँ। वो अब्रो अचकाकर बोला। तो उसे समझ नहीं आई कि ऐसे में वो क्या बोले। उसे अपने लब्बों पे मीठी सी दर्द महसूस हुई तो उसने अंगली रखकर देखा तो खून की नन्ही सी बूंद थी। नज़र आई तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो खूनख्वार नज़रों से उसे देखते हुए दबी दबी आवाज़ में गिराई। तो पी लो ना, रोका किसने है। लेकिन बिल्कुल मेरी तरह, बल्कि आओ ना मिलकर एक दूसरे का खून पी लेते हैं। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भरकर शरारत आमेज़ अंदाज में बोला। चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे जब मोबाइल की रिंगटोन ने इन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हाथ बलोच खासा बदमजा हुआ था। आराम से वो हादिया को छोड़कर खड़ा हो गया। बेड से उतरा, पॉकेट से मोबाइल निकालकर कान से लगा लिया। हमाम बोलो, उसने मुकाबिल से कहा। हाथ तुम्हारे रूममेट बासत ने पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली और तुम रूम में मौजूद नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जहाँ भी हो। जल्दी वापस आओ, ओके आता हूँ। उसने फ़ोन बंद करते हुए ठंडिया भरकर हादिया की तरफ देखा। वो अपना दुपट्टा ओढ़ रही थी, साथ साथ उसे तीखी नज़रों से घूर रही थी। वो चलते हुए उसके करीब आया। जल्दी दोबारा रोमांटिक सी मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना। वो फिर से उस पर झुकते ही एक बेबाक जसारत करते हुए पीछे हुआ और शरारत से आंख विंक किए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। हादिया तो बुत बनी वहीं की वहीं साकित रह गई। रात बारिश होने के बायस मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू उसकी सांसों में उतरने लगी तो उसने अपनी नींद से बोझल सरमई आंखें मसल कर खोलीं। सर्द हुआ के दोष पे पर्दे फड़फड़ा रहे थे। जैसे ही उसने नज़रें अपने साथ वाले तकिए की तरफ की तो आंखों की पतलियां हैरत से दूचंद हुईं। खाली बस्तर उसका मुना चढ़ा रहा था। वो झटके से उठकर बैठा। अपनी शर्ट पहनकर उसके बटन बंद करते हुए वो हाथों से पर्दों को पीछे करते बाहर निकला उसे ढूंढने, मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी और वो इस सहरा के बीचों बीच तन्हा खड़ा था। क्या आज उसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया था? इस बात का फैसला तो आने वाले वक्त को तय करना था। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।